आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसे आपको रजिस्टर में कंप्लीट नोट डाउन करना है, मतलब लिख कर रखना है। जितने हमारे सवाल हो चुके हैं उन सभी सवालों को भी सॉल्व कीजिए। उनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके किसी भी तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और यदि आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में अपने रजिस्टर को ला करके मुझसे चेक करवाइए। आपका रजिस्टर यदि पूरा चेक होगा तो आपके इंटरनल मार्किंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपकी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है तो उसमें प्रोजेक्ट प्लस आपका रजिस्टर ये दोनों ही देखा जाएगा, और उसके आधार पर आपकी ग्रेड भी डिसाइड की जाएगी। आपका जो एनुअल एग्ज़ाम का डेट है वो भी आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। आपकी एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक में होगी। जिस तरह से आपने अभी तक स्टडी की है ऑनलाइन, उसी तरह आपको स्टडी अभी कंटिन्यू रखनी है, और समय समय पर आप स्कूल के मैसेजेस को स्कूल में आकर के और अपनी फ़ीस के बारे में भी अपडेट लेते रहिए। यदि आप लोगों ने फ़ीस एक भी इंस्टॉलमेंट अभी तक जमा नहीं की है तो उसे भी आप जमा कीजिए। और जो हमारा रेगुलर वर्क होता रहता है ग्रुप पर, उसे आप अलर्ट रह करके और चेक करते रहिए। जो भी मैसेज आते हैं आपको, आप वो मैसेज भी देखते रहिए। तो आइए अब हमने जितना चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनके एक बार हम नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम कर चुके हैं। जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, accounting principle and accounting standard, third recording business transaction, fourth journal book of original record, fifth subsidiary books and subdivision of journal, sixth ledger, 7 bank reconciliation statement, 8 trial balance, 9 errors in their rectification। 11 चैप्टर हमारे कोर्स में भी नहीं है और 10 चैप्टर नहीं है, और 11 चैप्टर डेप्रिसिएशन ये अभी कंटिन्यू है। तो डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है जो अभी हमारा चल रहा है, उस चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखा था, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। जो हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन स्टार्टिंग में देखी थी, उस डेफिनेशन को आपको अच्छे से करना है। इसकी टर्मिनोलॉजी या मेमोरेबल टर्म्स को भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पे राइटर की देखी है, इनमें से एनी 2 डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करना है। 11.3 कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या कारण रहे जिसके कारण कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है या संपत्ति के मूल्य में कमी आती है, तो उनके कारण जो है वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। फर्स्ट जो है वो है वियर एंड टेयर, जो कि इंटरनल कॉजेज के रूप में है। डिफ्लेशन, ऑब्सोलेंस, इफ्यूजन ऑफ टाइम एंड परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, एंड 6 एक्सीडेंट। इसमें जो एक्सटर्नल कॉजेस है और इंटरनल कॉजेस हैं, इन दोनों को मिला करके और टोटल 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है और लर्न करना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में जो हम 11 पॉइंट कर चुके हैं, इनमें से एनी 8 पॉइंट आपको अच्छे से याद करके और अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। इसे लिखने का जो तरीका है, मेथड है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। इसके जो डार्क अक्षरों वाले हैं उसे आप मेन पॉइंट बनाइए। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा ऑन फिक्स्ड असेट्स, सेकंड डिमिनिशिंग परमानेंटली, थर्ड बुक वैल्यू। इसी तरह जो इसके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट बना करके और उसे आप एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन, ये डिफरेंस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख करके और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जो दोनों के डिफरेंस है, इन डिफरेंस को, और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस, इसके भी 5 पॉइंट आपको अच्छे से करना है। फिर एक और डिफरेंस दिया है ऑब्सोलेंस एंड एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, इसके भी 4 डिफरेंस दिए हुए हैं। उन चारों डिफरेंस को आपको अच्छे से समझ करके और याद रख करके और अपने रजिस्टर में लिखना है। 11.8 नीड और ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इसे हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सप्रेस
expenses of business, and so provision for it must be made while preparing the final account. The need or objectives of providing depreciation are given below. Depreciation क्यों लगाया जाए, क्या आवश्यकता होती है या इसे लगाने के क्या उद्देश्य होते हैं. डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, यह एक एक्सपेंसेस के रूप में रहता है. इसलिए टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए हमें वास्तविक जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, जो लागत होती है प्रोडक्शन की, वह ज्ञात करने के लिए ही हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है. टू कैलकुलेट द एक्चुअल नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, टू रिप्लेस एन असेट्स, टू कंट्रोल द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस इक्वली पर ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, जितने भी साल हम उसका यूज कर रहे हैं उतने सभी वर्षों में हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें. टू बाय मॉडर्न मशीनरी विद द हेल्प ऑफ ऑब्सोलेंस फंड क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, टू एंजॉय इनकम टैक्स रिबेट, टू अबाइड बाय द लॉ इन द केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. डेप्रिसिएशन इज पैरेलल टू रिपेयर. मोर रिपेयर इज नॉट इनफ टू मेंटेन इफिशिएंसी. बहुत ज़्यादा हम यदि हमारी रिपेयर पर खर्च करते हैं तो वह मशीनरी की जो हमारी सुधार होते हैं वो सिर्फ सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी इफ़िशियंसी को नहीं बढ़ाया जा सकता. उसकी इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए ही सिर्फ हम थोड़ा सा रिपेयर में खर्च कर देते हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं होता है हमारे सही प्रॉफिट और लॉस को शो करने के लिए. इसलिए किसी भी मशीनरी पर जब हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी अमाउंट से कम मापी जाती है जो कि उसकी एक्चुअल कार्यक्षमता के अनुरूप होती है. तो ये सारे उद्देश्य होते हैं या नीड होती है, या इसलिए इनका इम्पोर्टेंस है डेप्रिसिएशन लगाने का. एक शॉर्ट नोट के रूप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इज डेप्रिसिएशन ए चार्ज ऑन बिजनेस. क्या डेप्रिसिएशन बिजनेस में एक प्रभार के रूप में या खर्च के रूप में होता है. डेप्रिसिएशन इज सेड टू बी एन एसेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. इसे एक एक्सपेंसेस के रूप में देखा जाता है, ये जो रीजंस दिए हैं इन रीजन के रहते हुए. Depreciation is a considerable paid for the services of the fixed assets. The profit of business is decreases by depreciation like other expenses. Depreciation must be provided for the services of the fixed assets like salaries to be paid to the employee, whether there is a profit or loss in business. Provision for depreciation is necessary even if the profit of business are not sufficient. Depreciation is not a voluntary contribution towards the profit of business, but it is a charge on business. These are the reasons when depreciation is a charge on business. क्या व्यापारिक खर्च होता है डेप्रिसिएशन, या क्या ह्रास या डेप्रिसिएशन एक ऐसा प्रभार है जो कि बिजनेस पर होता ही है. तो इसके जो रीजंस हैं, इसके जो कारण हैं, वो निम्न कारण जो समझाए गए हैं. उनमें ह्रास जो होता है डेप्रिसिएशन, वो मशीनों से ली गई सेवाओं के एक प्रतिफल के रूप में होता है. जो अन्य व्यय होते हैं, अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उसी की तरह डेप्रिसिएशन भी एक प्रकार का लाभ का ऐसा एक एक्सपेंसेस है जो लाभ को प्रभावित करता है, मतलब लाभ को कम करता है. जो व्यापार में जितने भी लाभ या हानि होते हैं, प्रत्येक दशा में जिस प्रकार नौकर की सेवाओं के बदले हम वेतन देते हैं, ठीक उसी प्रकार लाभ या हानि होने पर मशीन की सेवाओं के बदले भी डेप्रिसिएशन का एक आयोजन करना या रिजर्व करना बहुत आवश्यक होता है. पर्याप्त लाभ न होने पर भी यदि हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, फिर भी हम डेप्रिसिएशन को के लिए जरूर एक जो रिजर्व बनाते हैं वह बनाया जाता है, क्योंकि उसकी हमें भविष्य में काफ़ी आवश्यकता होती है कि जब हम मशीन को सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू जो हमारी आई है, जो हमारी अभी उस समय उसकी वैल्यू बची है, उससे हम ये कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं कि उस समय हमारी इतनी वैल्यू उसमें से कम हो चुकी है मशीन की. तो जो ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, व्यापार के लाभ के विरुद्ध एक खुद की प्रेरणा से दिया जाने वाला
एक दान नहीं है, बल्कि यह एक व्यापार का एक्सपेंसेस होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं, या निष्कर्ष के रूप में हम यह बता सकते हैं कि डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक आवश्यक या एक इसेंशियल एक्सपेंसेस है। और बिजनेस में जब प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट की रिजर्व को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए माना जाता है कि डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक चार्ज के रूप में होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, जो है इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड। क्या डेप्रिसिएशन लैंड पर या भूमि पर भी लगाया जाना चाहिए? The life of land is endless, hence usually no provision is made for depreciation thereon. But when the land has limited useful life, depreciation can be provided on it. For example, land on lease. ये से एक ये भ्रांति है या फिर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या भूमि पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाना चाहिए। तो जो लैंड होती है, जो भूमि होती है, उसकी लाइफ एंडलेस होती है, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए डेप्रिसिएशन भूमि पर नहीं लगाया जाता। बट जो ऐसी भूमि हो जिसमें से हमें कुछ यूजफुल चीज़ें निकालनी हो, जैसे माइंस होती है, जैसे खदानें होती है, उनमें से हम कोयला निकालते हैं, हीरा निकालते हैं, ऑयल निकाला जाता है, तो उसकी वैल्यू में कुछ कमी आती है, मतलब उसकी इफ़िशियंसी कम होती है। उसमें से यदि हमने कुछ निकाला है तो उसमें जितना है उसमें से कुछ कमी आई है, इसलिए उस कमी को हमें शो करना चाहिए। यदि हमने उससे कुछ समय के लिए लीज पर ली है तो, या हमने जो पट्टे पर भूमि लेते हैं उसका यदि उपयोग किया है तो। और वैसे जो भूमि पर डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स। जो इसके कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिनके यहाँ पे अर्थ बताए गए हैं। फर्स्ट है डेप्रिसिएबल असेट्स। Depreciable assets are those assets which are used for more than one accounting period, which have limited useful life, which are kept for production or supply of goods and services, etc. Depreciable assets means ह्रास योग्य संपत्तियां। जो ह्रास लगाने योग्य, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने योग्य जो संपत्तियां हैं, उनसे हमारा आशय होता है कि एक से अधिक लेखांकन अवधि में हम उसे प्रयुक्त करें। तो ऐसी एसेट्स जो हम एक से अधिक लेखांकन अवधि में प्रयुक्त करते हैं वह डेप्रिसिएबल एसेट्स कहलाती है। जिनकी यूजफुल लाइफ, जिनका उपयोगी जीवन काल सीमित अवधि का होता है, जो प्रोडक्शन, माल की सप्लाई और जो हम सर्विस देते हैं उसकी पूर्ति आदि के लिए रखी जाती है। तो इस प्रकार ये तीनों जो संपत्तियां होती हैं वो डेप्रिसिएबल असेट्स में इंक्लूड की जाती है। यूजफुल लाइफ refers to that period in which the depreciable assets is expected to be used. Useful life of an assets is determined by the loss as a result of its use. Fluctuation is in its value, new invention, legal restriction, etc. जो उपयोगी जीवन काल होता है, मतलब जितने समय हमने उस संपत्ति का उपयोग किया वह उसका उपयोगी जीवन काल माना जाता है। यूजफुल लाइफ जब हम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए उसमें हमने माल की जो क्षति हुई है, जो संपत्ति के प्रयोग में होने से उसमें जो कमी आई है, मूल्यों में जो उसके रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है, या जो नया नया हमने अनुसंधान किया है, और कानूनी सीमा जो होती है, जो लीगली लिमिटेड रखी जाती है, उसको ध्यान में रख करके ही उसकी यूजफुल लाइफ को डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू इज दैट वैल्यू विच remains after the end of its useful life. In other words, the amount fetched by the scrapped assets is known as residual value. It can be zero also. जो इसकी रेसिडुअल वैल्यू होती है या उसका अवशिष्ट मूल्य या बचा हुआ शेष मूल्य जो होगा, वो जो डेप्रिसिएबल असेट्स होती है उसके यूजफुल लाइफ के अंत में जो बचे हुए संपत्ति का जो असेट का मूल्य होगा उसे कहा जाता है। यह जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो जीरो भी हो सकती है,
यदि हमने उसके अवशिष्ट मूल्य या स्क्रैप वैल्यू को ध्यान दिया हुआ होगा तो जितना हमने प्रारंभ में उसमें हमने जितनी वैल्यू की एसेट्स को लगाया है, एस्टेब्लिश किया है, उससे काफी कम इसकी स्क्रैप वैल्यू को देखते हैं। इसमें से इसकी जो बिक्री की लागत होती है, कॉस्ट जो होती है जिसमें हमने उसे सेल किया है, उसे माइनस कर दिया जाता है। तब उसकी जो हमें प्रॉफिट या उसकी वास्तविक हमने जो उससे लाभ कमाया है वो हमें ज्ञात हो जाता है। ऑब्सोलेंस मतलब अप्रचलन होना। समटाइम्स न्यू इन्वेंशन पुट द एग्जिस्टिंग असेट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स आउट ऑफ यूज थ्रू दे आर नॉट कंप्लीटली यूजलेस। द बिजनेस concern must replace the old or automated machines by the latest or newly invented machines. Loss of old machines as a result of it is called obsolescence. ऑब्सोलेंस होना मतलब प्रचलन हो जाना, मतलब चलन से बाहर हो जाना। कभी कभी जब नए आविष्कार होते हैं या नई मशीनें बिजनेस में या मार्केट में हमारे आ जाती है तो पुराने यंत्रों और उपकरणों को वह अनुपयोगी सिद्ध कर देती है, मतलब वह अब बेकार मानी जाने लगती है, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रतियोगी लागत पर माल का उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी कंपटीशन मार्केट में चलती है उसमें हमें मशीन भी ऐसी चाहिए जिससे कि फास्ट प्रोडक्शन हो। तो बिजनेस में जितने भी पुराने यंत्र, ओल्ड मशीनरी या इक्विपमेंट, उनके स्थान पर जब नए यंत्र और नए उपकरण या नई मशीन्स खरीदी जाती है तो इसे ये जो चेंज होता है, इसके प्रतिस्पादन में जो होने वाली हानि होती है, जो लॉस होता है, वो अप्रचलन संबंधी मतलब ऑब्सोलेंस की लॉस को कहा जाता है। तो इसलिए ऑब्सोलेंस मतलब समय के व्यतीत हो जाने के कारण या जो नई मशीनें आ जाती है उसके कारण जो पुरानी मशीनें चलन से बाहर हो जाती है तो वो ऑब्सोलेंस कहलाता है। फिर है डिप्लेशन। द असेट्स विच आर इन फॉर्म ऑफ मिनरल वेल्थ एज कोल, आयरन, ore, oil, etc. decreases by extraction more and more. It is called deflation. डिफ्लेशन मीन्स होता है रिक्तीकरण या खाली हो जाना। जब संपत्तियां खदानों से या खनिज पदार्थों के भंडार के रूप में होती है और उनमें से वे पदार्थ निकालने पर उसमें कमी आती जाती है या वे खाली होती जाती है, जिनका अधिक खनिज पदार्थ निकल जाता है उसमें जितनी कमी आई है वह कमी उसके डेप्रिसिएशन के रूप में शो की जाती है। जो खनिज पदार्थों के भंडार में होने से होने वाली ये जो कमी होती है, इस कमी को उसकी एफिशिएंसी की कमी माना जाता है और इसी कारण उसे रिक्तीकरण नाम दिया जाता है। तो जो भी हमारी संपत्ति है, जो हमारी एसेट्स है, जो लैंड है जो हमने ले रखी है, उसमें यदि हमने उसका मूल पदार्थ समाप्त किया है मतलब निकाल लिया है तो वह भी जो रिक्तीकरण होता है उसका अमाउंट भी हमको शो करना रहता है कि कितने का सामान हमने इसमें से निकाल लिया है। इसमें खनिज पदार्थों में जैसे ऑयल भी आ सकता है, हीरे की खदानें होती है, कोयले की खदानें होती है, ये सब जहाँ से निकाल लिया जाता है तो वहाँ जो कमी आती है उसे डिप्लेशन या रिक्तीकरण कहा जाता है। Amortization is used to indicate the loss in the value of intangible assets, goodwill, patent, preliminary expenses, etc. Such assets are written off over certain period. इंटेंजिबल असेट्स मतलब अमूर्त संपत्तियां जैसे पेटेंट होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब समाप्त जब होती है तो इसकी राशि का जब हम रिटर्न ऑफ करते हैं या लिखते हैं तो इसकी राशि को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। उसमें अमूर्त संपत्तियां जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमें निश्चित रूप से कम दिखानी चाहिए। जो हमारे ट्रेडमार्क के कॉपीराइट है उनकी वैल्यू कुछ समय के लिए ही रहती है और कुछ समय बाद वो पूरी जीरो हो जाती है।
इसलिए इसे भी जो हम डेप्रिसिएशन के रूप में शो करते हैं, ऐसी हमारी संपत्तियों को भी। फिर है फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव या इसे हिंदी में उच्चावचन कहा जाता है। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एन assets is known as fluctuation. We record the value of fixed assets on historical basis. Cost incurred on acquisition, installation, commencing and addition, the improvement of capital nature, and so on. Note is taken of fluctuation in market value of these assets in case there is a permanent fall in the value of them. Fluctuation may be recorded. फ्लक्चुएशन जो होता है, उतार चढ़ाव जो होगा, वह संपत्तियों के बाजार मूल्य में जो होने वाले उतार चढ़ाव या उच्चावचन होता है, उसमें कमी या बढ़ोतरी दोनों को उच्चावचन कहा जाता है। हम अपनी लेखा पुस्तकें, हमारी अकाउंटिंग की बुक्स को ऐतिहासिक आधार पर रखते हैं। मतलब जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ है उसका लेखा भी हम पुस्तकों में नहीं दिखाते। तो यदि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एक ऐतिहासिक लागत के अनुसार हम हमारे यहाँ अकाउंटिंग करते हैं, तो फ्लक्चुएशन का हमारी संपत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। जबकि बाजार में जो स्थायी कमी हो चुकी है उसकी वैल्यू की, जो हमारी असेट्स है उसकी, तो उसका हम उस लेखा इसमें करते नहीं है फ्लक्चुएशन का, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन के रूप में उस संपत्ति की वैल्यू कम हुई वह जरूर दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जितने भी वर्ड्स थे, ये इसमें जो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इन सबको हमें ध्यान से समझना है। जितने भी वर्ड्स हैं ये जब भी आएंगे तो इसके कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है कि हमने ऑब्सोलेंस में क्या पढ़ा है, इसकी रेसिडुअल वैल्यू यानी क्या होगा, फ्लक्चुएशन यानी क्या होता है। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान रख करके ही हम हमारे आगे के सवालों को और इसकी थ्योरी को भी देखेंगे। तो जितना अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं वो आप देखिए एक बार और। जो शॉर्ट नोट के लिए मैंने आपको 2 बताए हैं, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। जो डिफरेंस दिए हैं, डिफरेंस को भी याद रखना है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पोर्टेंस को भी आपको अच्छे से याद करके, समझ के, लर्न करके और अपने रजिस्टर में लिखना है।